नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। आप लोग के 67 का पीटी देने जा रहे हैं। एक लंबे इंतज़ार के बाद आप सभी लोग इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं और ये बात अच्छी है कि चलिए देर आए दुरुस्त आए। चाणक्य आईएएस की तरफ से हम लोग एक छोटा सा प्रयास हम लोग की तरफ से ये हो रहा है कि एक बार अलग अलग विषयों का कुछ एक छोटा सा रिकैप आपको दिया जाए। रिकैप दिया जाए मीन्स एक कह सकते हो कि एक आइडिया हम लोग को मिल जाए कि कौन कौन से एरिया को अब हम लोग यानी फाइनल स्टेज में जिसको हमको टच करना चाहिए। साथ ही साथ उसके अंदर में कुछ ऐसे अगर तथ्य हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, तो उन फैक्ट्स के बारे में एक सिंपल इंफॉर्मेशन हम लोग को मिले। आज जिस सब्जेक्ट की हम लोग चर्चा करेंगे ये विषय होगा, बहुत ही पॉपुलर विषय है, क्वेश्चन भी इससे ठीक ठाक आते हैं और ये विषय है हम लोगों का पॉलिटी, जिसे हम लोग राज्य व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं और ये गवर्नेंस के रूप में भी देखा जाता है। इस विषय में अगर हम लोग देखें तो इसका अगर दायरा देखा जाए तो दायरा इसका बहुत ही लंबा है। यानी कि अगर हम लोग मोटे तौर से देखें तो ये विषय की शुरुआत अगर देखी जाए तो ये विषय शुरुआत हो जाता है सीधे सीधे मोटे तौर से अगर देखें तो 1773 से इसकी शुरुआत हो जाती है और 1773 से जितने भी रेगुलेटिंग एक्ट बने हैं, ठीक है, और 1773 से लेकर के ये पूरी तरह से 1935 तक में अलग अलग जितने भी एक्ट बने हैं और इन एक्ट के में जो जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हुए हैं, इस प्रोविजंस को तो हम लोग को एक बार देख ही लेना चाहिए। यानी फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हम लोग मान लो कि देखें कि 1773 में तो अगर कभी क्वेश्चन आता है कि भारत में पहली बार एक केंद्रीय स्तर पर न्यायालय की स्थापना करने का, यानी केंद्रीय स्तर पर न्यायालय की स्थापना करने का साक्ष्य या इस प्रकार के जो प्रोविजंस हैं, ये सबसे पहली बार हमें कब दिखाई दिया या कब मिला। अब इसका देखो जवाब ऑप्शंस में मान लीजिए कि कई दिए हुए होंगे। हो सकता है कि इसमें 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी होगा या इसी में एक 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो भी होगा। अब यहां पर क्वेश्चन को ध्यान से यह रखना है कि पूछ ये रहा है कि भारत में सबसे पहले केंद्रीय स्तर पर, यानी कि भारत में सबसे पहले केंद्रीय स्तर पर न्यायालय की स्थापना करने का साक्ष्य हमें कब मिलता है। तो इसको अगर हम लोग देखें तो यह पता चलता है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में एक ऐसे न्यायालय की स्थापना करने की बात की गई जिसे एक तरह से कहा जाए कि भारत में एक व्यवस्थित न्यायपालिका के रूप में इसे देखा जा सकता है। और स्थापना यानी कि देखो अब यहां पर देखना क्या है कि जो एक्ट बना, ये एक्ट किससे बना, ठीक है, तो ये था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। और न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो न्यायालय की स्थापना हुई हम लोगों की 1774 में। बड़ा ध्यान देने लायक है। एक्ट कब आया तो 1773 में और न्यायालय की स्थापना कब हो रही है 1774 में। अब यहां पर एक और चीज है, यानी कि ये जो न्यायालय हम लोग जब देख रहे हैं, इस न्याय की व्यवस्था में एक और चीज है जो हम लोग अभी के न्यायालय में देख रहे हैं, अर्थात एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और इसके अलावा कुछ अन्य न्यायाधीश भी होंगे। तो 1773 के आधार पर जो 1774 में न्यायालय की स्थापना की गई वो ठीक इसी आधार पर किया गया। यानी एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। यानी क्या व्यवस्था था, तो 1+3, यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अलग अलग न्यायाधीश थे। भारत में इस समय भी अगर हम देखें तो भारतीय न्याय प्रणाली जो है वो इसी प्रकार से चल रहा है, एक मुख्य न्यायाधीश और फिर अलग अलग कुछ अन्य न्यायाधीश। यानी कि जैसे हम देखें कि भारत में इस समय 33 न्यायाधीश हैं और एक मुख्य न्यायाधीश है। जब स्थापना हुआ था तो एक मुख्य न्यायाधीश थे और 7 अन्य न्यायाधीश थे। तो इसका मतलब यह हुआ कहीं ना कहीं ये जो कॉन्सेप्ट है ये लिया जा रहा है कहां से, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में सबसे पहली बार ऐसा हमें दिखाई दिया। तो आपका जवाब यह होगा, अगर यह प्रश्न में पूछा जाए कि पहली बार कब किया गया, तो पहली बार 1773 में किया गया। लेकिन जब फेडरल कोर्ट की बात आती है, संघीय न्यायालय की बात आती है, तो संघीय न्यायालय का अगर चर्चा किया जाए तब हमारा जवाब यह होगा
कि संघीय न्यायालय के बारे में जो एक्ट आए, ठीक है, ये एक्ट आया था 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में भारत में एक फेडरल कोर्ट के बारे में एक रेगुलेशंस आए थे 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, ठीक है। और सर मॉरिस गैवियर भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश यानी संघीय स्तर पर बनाए गए थे उस समय, ठीक है। इसके अलावा जैसे हम लोग देखते हैं कि जस्टिस जैकब और जस्टिस सुल्तान, ये दो ऐसे भारतीय थे जो 1935 के एक्ट के आधार पर जो भारत में न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो उसमें यह भी न्यायाधीश के रूप में काम कर रहे थे, यानी भारतीय स्तर पर यह न्यायाधीश थे। तो एक तो ये हो गया। तो अब यहां पर हम लोग को क्या देखना है कि जैसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पहली बार भारत में केंद्रीय स्तर पर न्यायपालिका की व्यवस्था कब स्थापित किया या कौन से एक्ट के द्वारा स्थापित किया, तो हमारा जवाब क्या होगा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। और इसी प्रकार से जब हम लोग देखते कि अगर यह क्वेश्चन पूछा जाए कि संघीय स्तर पर यानी पूरा संघीय स्तर पर, अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा इंटेलिजेंट टाइप से होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो अगर हमारे मन में ऐसा लगे कि हम इसका जवाब क्यों ना 1935 दे दें, तो 1935 आंसर इसलिए इसमें सही नहीं होगा क्योंकि 1773 में न्यायपालिका की व्यवस्था के बारे में एक चर्चा किया गया। यह अलग बात है कि इसका विस्तारित रूप, चूंकि 1773 में संपूर्ण भारत में अंग्रेजों के अधिकार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नहीं थे, लेकिन 1935 आते आते पूरा हो गया। तो इस वजह से अगर यह क्वेश्चन पूछा जाए कि कब किया गया, तो हमारा जवाब होगा 1773 में। और अगर संघीय स्तर पर पूछा जाए कि पूर्ण न्याय की व्यवस्था कब किया गया, तो 1935 में। दूसरा कि जैसे एक और चीज हम लोग देखें कि ये क्वेश्चन बड़ा रेगुलर पूछा जाता है हम सभी लोगों से, और यह क्वेश्चन ये होता है कि भारत में पहली बार कौन से रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, यानी किस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में कार्य कर रही थी, इस ईस्ट इंडिया कंपनी को यानी कि इनके एकाधिकार को समाप्त किया गया। यह हाल ही के एग्जामिनेशंस में बहुत रेगुलर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और ऑप्शन हमारे साथ में यह होता है, एक होता है 1813 और एक ऑप्शन हमारे पास आता है 1833। दो ऑप्शन हम लोग के पास आता है, 1813 और 1833। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भारत में, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कब किया गया, यानी एकाधिकार को समाप्त कब किया गया। तो एकाधिकार को समाप्त करने का मतलब यहां पर यह है कि देखो 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ अधिकारों को छीन लिया गया, अर्थात वापस ले लिया गया, पूरी तरह से समाप्त नहीं किया गया। तो 1813 में हम लोग देखते हैं कि चाय के व्यापार, ठीक है, और प्लस चीन के साथ, ठीक है, चीन के साथ जो व्यापार एकाधिकार था, जो व्यापार एकाधिकार था, यह व्यापार एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जैसे पहले था उसी प्रकार से अधिकार उनके पास थे, परंतु अन्य जो इनके पास एकाधिकार थे उस एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। लेकिन यदि प्रश्न में यह पूछा जाए कि पूर्णतः समाप्त किया गया, तो पूर्णतः समाप्त किया गया 1833 में, 1833 में पूर्णतः समाप्त किया गया। तो इसका मतलब यहां पर यह हुआ कि 1813 में यह कैसा समाप्त किया गया था, तो इसका जवाब यह होगा कि यह पूर्ण नहीं बल्कि यह आंशिक तौर से किया गया, यानी पार्शली उसके एकाधिकार को समाप्त करने का कार्य आरंभ किया गया 1813 में, परंतु यह पूर्ण कब हुआ, तो 1833 में यह पूर्ण हुआ। तो इसी तरह से कुछ और हम लोग पॉइंट्स को अगर देखते चले, अब देखो जैसे एक और बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन आता है, यानी कि हम लोग चर्चा किसकी कर रहे हैं, तो हम लोग फिलहाल चर्चा कर रहे हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बीच में आने वाले कुछ ऐसे जो प्रश्न हैं। इसी तरह से जैसे एक क्वेश्चन बड़ा रेस करता है कि पहली बार कब ऐसा, यानी कौन से ऐसे एक्ट से हमें पता चलता है कि ब्रिटेन की जो शासन प्रणाली थी उसने भारत में केंद्रीय स्तर पर अपने आधिपत्य को दिखाने का प्रयास किया,
और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कह सकते हो कि जो शासन उनकी थी, उस शासन को बाइफरकेट करने का कोशिश किया और अपने अधिकार को थोड़ा बढ़ाया। कई ऑप्शन इसमें आ सकते हैं और कई तरह के हम लोग सोच सकते हैं इसमें जवाब, लेकिन यहां पर जो सबसे बेहतरीन जवाब इसका होगा वो क्या होगा, यह होगा 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट। कौन सा जवाब होगा, तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 1784 के पिट्स इंडिया जब एक्ट आए तो इस एक्ट के द्वारा कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये इसके साथ साथ में ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो थे ये दोनों काम कर रहे थे, यानी ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी कर रहे थे और साथ ही साथ ये एक और काम कर रहे थे। और वो क्या कर रहे थे, तो वो बिजनेस को भी देख रहे थे, यानी कि ट्रेडिंग को भी देख रहे थे। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा इनके कार्यों को वर्गीकरण कर दिया गया, यानी विभाजित कर दिया गया। अब विभाजित कैसे किया गया, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को निर्देश दे दिया गया कि अब यह केवल और केवल व्यापार संबंधित कार्यों को देखेंगे, यह केवल व्यापार से संबंधित कार्यों को देखेंगे। और एक नया बोर्ड का गठन किया गया जिसे हम लोग कहते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल इसको कहा गया। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में जो सदस्य रखे गए, इनमें से ये टोटल सदस्य कितने थे, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल में टोटल सदस्यों की संख्या थे 6। इनमें से 4 सदस्य, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 4 सदस्य ब्रिटिश क्राउन के प्रीवी काउंसिल के जो मेंबर थे, यानी ये 4 मेंबर जो थे ये प्रीवी काउंसिल से आ रहे थे। इसका मतलब है कि प्रीवी काउंसिल वाज अ वेरी पावरफुल बॉडी इन दैट टाइम, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि 1784 में गठित किए गए जो न्यायालय थे केंद्रीय स्तर पर, उस न्यायालय में यह निर्देशित था कि इस न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अगर किसी प्रकार की अपील होगी तो यह अपील की जाएगी केवल और केवल जो ब्रिटिश जो प्रीवी काउंसिल है उसी में अपील की जाएगी। तो 1784 में जो स्थापित किया गया, तो 1784 में जो स्थापित किए गए, तो इसमें 1784 में तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक नया बोर्ड बनाया गया। और इस बोर्ड में टोटल कितने सदस्य थे, तो टोटल थे 6 सदस्य। इन 6 सदस्य में कौन थे, तो पता चला कि इसमें जो 4 सदस्य थे ये कहां से थे, तो यह सदस्य थे, ठीक है, प्रीवी काउंसिल के मेंबर थे, ठीक है। इसके अलावा एक सदस्य जो थे ये कौन थे, तो ये सेक्रेटरी थे, ठीक है। और एक सदस्य जो थे ये कौन थे, तो इन्हें हम लोग कहते हैं चांसलर ऑफ एक्सचेकर। तो ये हो गए, तो इसका मतलब हो गया टोटल मेंबर हो गए 6। अब यहां से अगर हम लोग देखें तो पता यह चलता है कि जो ब्रिटिश कर सकते हो कि शासन था, उसने भारत के शासन प्रणाली में अपने वर्चस्व को बढ़ाने का काम किया, यानी वर्चस्व को स्थापित करने का कार्य किया इसी के द्वारा, यानी कौन से एक्ट के द्वारा। तो अगर यह प्रश्न पूछा जाए कि कौन से एक्ट में यह दिखाई देता है कि ब्रिटेन ने अपने आधिपत्य को स्थापित करने का प्रयास किया, सो द आंसर विल बी 1784 के जो पिट्स इंडिया एक्ट था, इसी के द्वारा इसने अपने आधिपत्य को बढ़ाने का प्रयास किया। ठीक इसी तरह से हम लोग एक और चीज देखते हैं कि 1773 में जो गवर्नर जनरल थे, जिन्हें हम लोग कह सकते हैं, अच्छा एक और चीज फैक्ट मिलता है कि 1773 के एक्ट के द्वारा बंगाल के जो गवर्नर थे इनके ओहदे को थोड़ा बढ़ा दिया गया, यानी इनके ओहदे को बना दिया गया कि अब ये कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, तो अब ये कहलाएंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जब ये कहलाए तो ऑब्वियस है कि इनके ओहदे में थोड़ी वृद्धि हुई, क्योंकि ये साधारण क्या कहला रहे थे, तो साधारण ये गवर्नर कहला रहे थे। अब ये क्या कहलाएंगे, तो अब ये कहलाएंगे गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल जैसे कहलाए तो स्वाभाविक है कि ओहदे में वृद्धि हुई। और इनके साथ में एक
कह सकते हो कि चेंज किया ये गया कि इनके सहयोग के लिए 4 व्यक्ति नियुक्त किए गए। यानी कि ये 4 व्यक्ति कौन थे? तो 4 व्यक्ति इनके एक काउंसिल्स के मेंबर थे जो सहायता कर रहे थे। किनकी सहायता कर रहे थे? तो ये सहायता कर रहे थे किनका? तो ये गवर्नर जनरल की सहायता कर रहे थे। और इनकी संख्या कितनी थी? तो इनकी संख्या थी 4। ठीक है। लेकिन 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा 4 में से एक सदस्य को हटा दिया गया। और अब यह हुआ, यानी 1784 में इन 4 सदस्य की जगह पर अब इनके पास कुल कितने बचे? तो कुल बच गए 3 मेंबर। यानी अब गवर्नर जनरल 3 सदस्यों के सहयोग से अपने कार्य का संचालन कर रहे थे। ठीक है। स्वाभाविक है कि जब ये तुम देख रहे हो तो अब इसी से रिलेटेड पॉइंट आ जाएगा कि फिर ये जो 3 जो थे वो 4 कब हो गए। ठीक है। अब इसको अगर हम लोग ऑर्डर में देखें तो 1784 में 4 मेंबर की जगह कितने बना दिए गए? तो 4 की जगह पर बना दिए गए 3। ठीक है। लेकिन जब हम लोग 1833 के चार्टर एक्ट को जब देखते हैं तो 1833 के चार्टर एक्ट में एक सदस्य फिर से ऐड कर दिए गए। ठीक है। एक सदस्य दोबारा फिर से एक्ट की इनमें जोड़े गए। लेकिन 1833 में जब नए सदस्य जोड़े गए जो कि एक विधि सदस्य के रूप में थे, तो अब यहां पर हम लोग इनके साथ में वर्ड यूज करते हैं। ये कैसे थे? तो लिखते हैं एडहॉक थे। यानी यह पूरी तरह से कह सकते हो कि परमानेंट मेंबर के रूप में नहीं थे। यानी एक तरह से यह कहा जाए कि ठीक है, एडहॉक मेंबर के रूप में इसमें जुड़े हुए थे। तो फिर इन्हें परमानेंट कब किया गया? यह भी क्वेश्चन आएगा कि कब परमानेंट किया गया। तो बस हम लोग को फिर यहां पर चले जाना है 1853 में। और 1853 के एक्ट में वो जो मेंबर थे, यानी कि 1773 में 1784 में जिन मेंबर की संख्या कम कर दी गई थी, अर्थात उनको 3 कर दिया गया था, और फिर 1833 में जिनकी संख्या को बढ़ा करके फिर कर दिया गया था 4। लेकिन ये जो चौथे मेंबर थे ये कैसे सदस्य थे? तो ये एडहॉक थे, यानी कि परमानेंट मेंबर नहीं थे। तो परमानेंट कब किया गया? तो अब 1833 में इनकी संख्या को फिर से कितना कर दिया गया? तो 1853 के एक्ट में इनकी संख्या को बढ़ा करके फिर से 4 कर दिया गया। यानी सबसे पहले, अब यहां पर हम लोग अगर ऑर्डर को देखते चले जाए तो 1773 में सबसे पहले थे 4 को घटा के 1784 में किया गया 3, और फिर 1833 में एक मेंबर जोड़े गए, लेकिन ये मेंबर परमानेंट नहीं थे। और 1853 में ये परमानेंट मेंबर को, यानी जो एडहॉक मेंबर के रूप में जुड़े थे, इनको पूर्णतः परमानेंट कर दिया गया। और ये कैसे मेंबर के रूप में थे? तो यह एक विधि मेंबर के रूप में, यानी कि लीगल मेंबर्स के रूप में इनको शामिल किया गया। अब एक और चीज को हम लोग थोड़ा सा देखें कि इसी के अनुरूप अगर हम लोग देख रहे हैं तो देखो, ये तो हम लोग को समझ में आई बात। आई थिंक कि आपको कुछ कुछ ये बात समझ में आ रही। केवल हम लोग रिकैप कर रहे हैं ताकि आपके जो याददाश्त है उसको हम लोग बढ़ाते चले। अब एक और चीज को देखो, जैसे अगर क्वेश्चन में आए कि भारतीय शासन प्रणाली का केंद्रीकरण करने का प्रयास, केंद्रीकरण का मतलब यह हुआ कि सेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ गवर्नेंस की शुरुआत कब की गई, यह कब आरंभ किया गया। ठीक है। अब यहां पर कई कंफ्यूजन है। बहुत सारे लोग को ऐसे मान लीजिए कि लगता है कि शायद ये केंद्रीकरण करने का जो प्रयास किया गया, ये प्रयास तो किया गया जब से बंगाल में गवर्नर जनरल आए, लेकिन जवाब इसका वो 1773 नहीं होगा। 1773 ना होकर के क्या इसका जवाब होगा यार? तो इसका जवाब यह होगा 1833 में। 1833 में। ऐसा हम क्यों, किस आधार पे बता रहे हैं? 1833 में इस वजह से क्योंकि 1833 में बंगाल के गवर्नर जनरल का जो पद था उस पद को वृद्धि किया गया, यानी उसे बढ़ाया गया। और अब इस पद को बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में ना कह करके अब इसे क्या कहा जा रहा है? तो 1833 में बंगाल के गवर्नर जनरल को अब क्या कहा जा रहा है? तो अब यह कहा जा रहा है, ठीक है, अब यह कहा जा रहा है इन्हें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। तो अब यहां पर चेंज हो गया, यानी पहले हम लोग बंगाल के गवर्नर जनरल बोल रहे थे और अब इन्हें कहा गया भारत का गवर्नर जनरल। तो इससे मतलब हम लोग का क्या निकला कि गवर्नर जनरल
को जैसे ही भारत क्या कह रहे हैं, इसका मतलब है इनके ओहदे में हम थोड़ी सी वृद्धि कर रहे हैं, यानी कि इनके पद को हम थोड़ा बढ़ाया। ठीक है, तो एक तो यहां पर तो ये क्या हुआ, ये केंद्रीकरण करने का एक प्रयास है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो क्रिश्चियन मिशनरी, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि भारत में प्रचार प्रसार करने का पूरा कार्य जो आरंभ किया गया, ठीक है, यानी कि ब्रिटेन या फिर आप कह सकते हैं कि यूरोपियन जो विचार हैं, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि क्रिश्चियंस के जो मिशनरीज का जो भारत में प्रचार प्रसार हुआ, ठीक है, ये कब से आरंभ किया गया, तो इसका जवाब हम लोग का बड़ा शानदार होगा। ये है 1813 के, ठीक है, चार्टर के द्वारा, जो कह सकते हो कि जो क्रिश्चियन मिशनरी थी उसको भारत में आने का इजाजत मिला कि भारत में आकर के प्रचार प्रसार ये कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से जैसे हम लोग अगर देखें तो क्रिश्चियन मिशनरीज भारत में आई, लेकिन अगर यह कहा जाए कि भारत में जो विधि था, यानी कि जो हमारे संहिता थी, जो विधि था, इसको कौन से एक्ट के द्वारा, ठीक है, पहली बार भारतीय विधियों का संग्रहण करने का कार्य किया गया, भारतीय विधियों का संग्रहण करने का कार्य किया। अब इसको थोड़ा सा हम लोग इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाएं। देखो 1881 में जिसे हम लोग कहते हैं बंगाल जुडिकेचर एक्ट, बंगाल जुडिकेचर एक्ट, इस एक्ट के द्वारा भारतीय न्यायालय, यानी कौन से न्यायालय जो 1784 में स्थापित किए गए थे, उन्हें यह निर्देशित किया गया कि जब आप ऐसे किसी मामले को देखें जो भारतीयों से संबंधित हो, तो आप ऐसे निर्णय लेते समय भारतीय व्यवस्था और सांस्कृतिक विचार को एक बार जरूर ध्यान में रखें। यह 1781 के बंगाल जुडिकेचर एक्ट, या जिसे हम लोग एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जानते हैं, उसमें कहा गया। लेकिन जब 1833 में शासन जब अधिक हुआ, जब बढ़ा, तब इसमें एक काम यह किया गया कि एक नया परिवर्तन किया गया और एक पहली बार भारत में एक लॉ कमीशन का गठन किया गया। ठीक है, जिसे हम लोग विधि आयोग के नाम से जानते हैं। अभी भी हम लोग यहां पर विधि आयोग का गठन किया जाता है ताकि समय समय पर विभिन्न प्रकार के जो परिवर्तन हुए हैं उस आधार पर विधियों की समीक्षा और नए किसी विधि के यदि निर्माण की आवश्यकता है तो यह किया जाता है। तो 1833 में एक नीतिगत निर्णय लिया गया कि भारत में एक ऐसे आयोग का गठन किया जाए जिसका कार्य यह होगा कि भारतीय विधियों का अध्ययन करना और भारतीय विचार से विधियों का निर्माण करना। तो किसने यह काम को किया? अब यहां पर हम लोग को ध्यान रखना है कि यह काम हुआ कब? 1834 में। और कौन थे? तो 1834 में लॉर्ड मैकुले की अध्यक्षता में पहली बार विधि आयोग का गठन किया गया, जिसका काम था भारतीय संहिता का अध्ययन करना, भारतीय संस्कृति का अध्ययन करना और उस आधार पर विधियों का निर्माण करना। तो 1833 का जो एक्ट है ये दो चीजों के लिए जाना जाता है। सबसे पहला कि 1833 के एक्ट के द्वारा भारत में पहली बार केंद्रीकृत शासन व्यवस्था के लिए बंगाल के गवर्नर जनरल का नामकरण भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कर दिया गया। और साथ ही साथ भारत और एक और काम किया गया कि गवर्नर जनरल के जो काउंसिल्स थे उसमें मेंबर्स की संख्या को बढ़ाई गई, यानी जो संख्या जो 3 थी, इस संख्या में एक एडहॉक मेंबर के रूप में नए सदस्य को जोड़ा गया। अब एक और चीज को याद रखिएगा, जब इसे हम लोग पढ़ते हैं कि जोड़ा गया, तो ये जो एडहॉक मेंबर थे, इस सदस्य को वोट देने का अधिकार भी नहीं था। ठीक है, तो ये तो दूसरा इसके लिए इंपॉर्टेंट हुआ। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात था वो ये था कि इसी के में द्वारा एक निर्णय लिया गया कि एक ऐसा विधि आयोग का गठन किया जाए जो विधियों का अध्ययन करे और एक रिपोर्ट तैयार करे। और लॉर्ड मैकुले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग का गठन 1834 में किया गया। तो ये हम लोग अगर देखते जाए तो 1773, 1881, 1784 और 1813 और फिर 1833,
एक और चीज को हम लोग थोड़ा सा ध्यान में रखते जाएंगे कि जितने एक्ट बने तो 20-20 साल के लिए बन रहे थे, 20-20 वर्ष के लिए एक एक्ट को बनाया जा रहा था। दूसरा कि जैसे हम लोग देखें तो 1853 का जो एक्ट है ये 2-3 चीजों के लिए बहुत प्रसिद्ध माना जाता है। क्या क्या प्रसिद्ध माना जाता है? पहली बार 1853 के एक्ट के द्वारा भारत में क्षेत्रीय प्रतिनिधियों को शामिल किए जाने का कार्य किया गया। 12 अलग अलग क्षेत्रीय लोगों को एक तरह से कहा जाए कि केंद्रीय शासन में इन्हें लाए जाने का प्रयास किया गया। तो एक तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट यह हुआ, ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल को कंस्टिट्यूट किया गया, ठीक है, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों से लोगों को इसमें शामिल किया गया। एक तो इस वजह से 1853 का एक्ट जाना जाता है। दूसरा, 1853 के एक्ट के द्वारा एक और कार्य किया गया, और वह कार्य यह किया गया कि जो परमानेंट यानी कि एडहॉक मेंबर थे उन्हें परमानेंट मेंबर के रूप में 1853 के एक्ट के द्वारा किया गया। तीसरा, यह इस वजह से भी जाना जाता है क्योंकि इसी एक्ट के द्वारा बंगाल में एक अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्त किया गया जो केवल और केवल बंगाल के शासन व्यवस्था को देख रहे थे, यानी बंगाल के शासन व्यवस्था को ये देख रहे थे। और एक बड़ा परिवर्तन जो इस एक्ट के द्वारा किया गया वो ये किया गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी में जो भी लोग अब जाएंगे अब इनको नॉमिनेट नहीं किया जाएगा, यानी इन्हें नामांकित नहीं किया जाएगा, बल्कि अब क्या किया जाएगा, तो अब एग्जामिनेशन प्रोसीजर के द्वारा इन्हें शामिल किया जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम लोग ये देखें कि 1853 का जो एक्ट था, ठीक है, इसके द्वारा कई काम किए गए। तो सबसे पहला काम यह किया गया कि ऑल इंडिया, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल को कंस्टिट्यूट किया गया, ठीक है। तो एक तो यह काम इसमें किया गया। दूसरा काम यह किया गया कि इसी एक्ट के द्वारा, ठीक है, यानी कि एक तरह से कहा जाए एग्जामिनेशंस प्रोसेस वाज इनिशिएटेड, ठीक है, फॉर अपॉइंटमेंट इन ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी में नियुक्ति के लिए अब नॉमिनेशंस नहीं होगा, बल्कि अब क्या होगा, परीक्षा दिया जाएगा, ठीक है, यानी कि परीक्षा से ही आप शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा बंगाल के शासन के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्त किया गया, एक अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर इसमें नियुक्त हुए, और इसी में जो कह सकते हो कि एडहॉक मेंबर थे, किसमें, ये जो एडहॉक मेंबर थे गवर्नर जनरल की काउंसिल में, इन्हें अस्थाई सदस्य के रूप में 1853 के एक्ट के द्वारा कर दिया गया। तो 1853 का एक्ट जो है एक तरह से कहा जाए कि एक दो वजह से जाना जा सकता है अगर हम लोग ऐसे चर्चा करें। सबसे पहला यह हुआ कि क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को रिकॉग्नाइजेशन मिला, यानी उसे रिकॉग्नाइज किया गया, और दूसरा ईस्ट इंडिया कंपनी में जो एक तरह से कहा जाए कि नॉमिनेशन प्रोसेस था, इस नॉमिनेशन प्रोसेस को बदला गया और अब इसके जगह पर एग्जामिनेशन प्रोसेस को इसमें शामिल किया गया। तो ये दो इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज और देखो, 1853 के एक्ट के द्वारा ये एक तरह से कहा जाए कि 1853 का जो एक्ट था ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए मूल रूप से अगर कहा जाए तो ये एक फाइनल एक्ट था। क्यों फाइनल एक्ट था यार? क्योंकि 1853 के एक्ट के बाद, ठीक है, 1857 का विद्रोह का समय आता है, और अगर हम लोग ऐसे तो देखें तो 1773 के एक्ट के बाद हर एक 20-20 साल पर आ रहा था। तो 1793 में एक बार एक्ट आया, फिर 1813 में आया, इसके बाद 1833 में, और फिर 1853 में। इसका मतलब यह हुआ हर 20-20 साल के बाद नए नए
एक्ट आ रहे थे। बीच में अगर कभी ऐसी आवश्यकता होती कि कुछ नए नियम लगाए जाते तो किसी खास की वजह से उस नियम को लगाया जाता था, यानी कि उसमें कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता हुई तो नए कुछ नियम बीच में इंट्रोड्यूस कर दिए जाते थे। ये प्रोविजंस इसमें था, ठीक है। अन्यथा जो साधारण चार्टर एक्ट बनते जा रहे थे वो हर एक 20-20 साल पर इस तरह के चार्टर एक्ट आ रहे थे। तो अगर हम लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए या उनके शासन के संचालन करने के लिए जो रेगुलेटिंग एक्ट आए उसमें से अंतिम किसे माना जाए, 33, 53 या 1858, तो जवाब हमारा यह होगा कि इसके लिए जो अंतिम एक्ट होता है यह है 1853। क्यों? क्योंकि 1853 के एक्ट के बाद 1857 के विद्रोह के समय जब 1858 में दिल्ली इलाहाबाद जब दरबार हुआ तो इस दरबार में ही घोषणा किया गया कि अब भारत से अंग्रेजों यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को एलिमिनेट किया गया, यानी शासन से इसे पूर्णतः हटा दिया गया। और शासन से जब हटाया गया तो इसका मतलब यह हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत में शासन में यह कार्य नहीं करेगी, ठीक है। तो अब यहां पर क्या हुआ, तो इसका मतलब यह हुआ कि क्राउन का शासन अब भारत में शुरुआत हो जाएगा। तो क्या पहले क्राउन का शासन नहीं था? तो था, लेकिन समस्या क्या था कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, ठीक है, जिसके हेड के रूप में देखा जाए यानी इनके कर्ता धर्ता के रूप में देखा जाए तो ये जो थे, जैसे नॉमिनल हेड भी हम लोग कह सकते हैं, ये क्राउन था। और ये जो ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट थी, ये पार्लियामेंट ईस्ट इंडिया कंपनी को गाइड करती थी, ठीक है। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो था ये भारत में शासन कर रहा था, ठीक है। अब यहां पर परिवर्तन हुआ। परिवर्तन क्या हुआ कि अब ब्रिटिश पार्लियामेंट तो सामने आया ही आया, लेकिन अब यहां से एलिमिनेट हो गए ईस्ट इंडिया कंपनी और अब जो है ये क्राउन का सीधा शासन हो गया भारत में, ठीक है। 1858, जिसे हम लोग कहते हैं इलाहाबाद दरबार, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं इलाहाबाद दरबार। इसी दरबार में घोषणा किया गया 1 नवंबर 1858 को कि अब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त और सीधे सीधे अब शुरू हो जाएगा किसका शासन, तो अब भारत में शुरुआत होगी क्राउन का शासन। जाहिर सी बात है कि 1853 इनका अंतिम था, यानी कि अगर कहा जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी का। और इसके बाद एक और परिवर्तन इसमें किया यह गया कि एक इंडियन सेक्रेटरी जो नियुक्त किए गए, ठीक है। ये इंडियन सेक्रेटरी किसके जगह पर आ गए, तो ये भारत सचिव कहलाए, ठीक है। यानी 1858 के बाद जब भारत में ब्रिटेन ने शासन आरंभ किया, अर्थात क्राउन का जब शासन शुरू हुआ, तो एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया जिन्हें कहा गया भारत सचिव, इंडियन सेक्रेटरी के नाम से ये जाने जाते हैं, ठीक है। और इन इंडियन सेक्रेटरी को नियुक्त जो किया जा रहा था, तो इसमें यह किया गया कि इनकी नियुक्ति ये जब करेंगे कार्य, यानी कि ये जब शासन करेंगे तो इनके सहयोग के लिए 15 सदस्यीय एक काउंसिल होगा, ठीक है। और इस 15 सदस्य काउंसिल में 8 सदस्य जो होंगे ये कहां से आएंगे, तो इन्हें नॉमिनेट करेगा क्राउन, ठीक है। यानी 8 सदस्य को कौन नॉमिनेट करेगा, तो क्राउन नॉमिनेट करेंगे। और इनमें से जो 7 सदस्य जो हैं इसे नॉमिनेट कौन करेगा, तो इन्हें करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 8 सदस्य को नॉमिनेट किया जाएगा। तो अब यहां पर क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ठीक है, कुछ लोगों को, यानी कुछ लोग का मतलब होता है 7, और क्राउन के द्वारा 8, ठीक है, नॉमिनेट किए जाएंगे। और यहां पर भारत सचिव जो कार्य करेगा वो कितने लोगों के सहयोग से करेगा, तो यह करेगा 15 सदस्यों के सहयोग से, जिससे हम लोग, ठीक है, क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं भारत सचिव यानी इंडियन सेक्रेटरी। तो अब ये हो गए, लेकिन एक बड़ा ही छोटा ऐसा इसमें एक चीज को हम लोग समझते चलें। अब यहां पर यह था कि ये जो 15 सदस्य जो
इंडियन सेक्रेटरी को मदद करेंगे शासन में, इनमें से 9 सदस्य ऐसे होंगे, 9 मेंबर्स ऐसे होंगे जो कम से कम 10 वर्ष भारत में काम किया हो, सेवा किया हो, और साथ ही साथ भारत की सेवा के बाद ब्रिटेन जो लौटे हैं उनमें जो गैप है वो 10 साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। मतलब है कि भारत में काम किया हो लगभग 10 साल, और भारत से जब ये लौटे हैं तो इनके लौटे भी 10 साल से ज्यादा की अवधि नहीं बीती है। ऐसे ही लोग की संख्या कम से कम इस काउंसिल में 9 तो हर हालत में होना ही चाहिए, यानी टोटल में 9 मेंबर्स। तो अब यहां पर एक परिवर्तन हम लोग अगर देखें तो पूर्व में क्या हुआ, तो परिवर्तन यह हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ, ब्रिटिश क्राउन का शासन भारत में आरंभ हुआ। ब्रिटिश क्राउन के शासन में एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया जिसे कहा गया भारत सचिव, और यह भारत सचिव जो शासन करना आरंभ किया, ठीक है, तो इनके सहयोग के लिए 15 सदस्य का एक काउंसिल बनाया गया। इन 15 सदस्यों में से 8 सदस्यों का मनोनयन ब्रिटिश क्राउन कर रहे थे और 7 सदस्य ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा मनोनीत हो रहे थे, और इनमें 9 सदस्य ऐसे होने चाहिए जो कि भारत में काम किए हों, ठीक है, और भारत से ब्रिटेन में लौटे इन्हें 10 वर्ष से ज्यादा का समय नहीं हुआ हो। यह एक शब्द रखा गया इन कह सकते हो काउंसिल के मेंबर के लिए, ताकि इनका सहयोग ज्यादा से ज्यादा इंडियन सेक्रेटरी को मिले। एक और यहां पर चेंज यह किया गया कि इंडियन सेक्रेटरी कई मामले में तो इनकी सलाह लेंगे, लेकिन इन्हें हटा नहीं सकते हैं, या इन मेंबरों को यह अपने काउंसिल के मेंबर में से इन्हें कह सकते हो कि सस्पेंड नहीं कर सकते, यानी कि सचिव को यह अधिकार नहीं दिया गया कि वो अपने सदस्यों को वो हटाए, ठीक है, तो काउंसिल के मेंबर को वो हटा नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार से एक तरह से कहा जाए कि रिस्ट्रिक्शंस भी था। और एक और चीज चेंज किया गया, चेंज ये किया गया कि अब तक जिस व्यक्ति को हम लोग जान रहे थे गवर्नर जनरल, जिस व्यक्ति को हम लोग जान रहे थे गवर्नर जनरल, ठीक है, अब इनका नामकरण एक और किया गया, ठीक है, और नामकरण क्या किया गया, तो अब इन्हें कहा गया, ठीक है, इन्हें कहा गया वायसराय। वायसराय इस वजह से कहा गया, ठीक है, कि अब यह ब्रिटिश क्राउन के ये प्रतिनिधि के रूप में भी अब काम करेंगे, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन से ऐसा पूछा जा सकता है कि क्या 1833 में जो गवर्नर जनरल का पद बना, ये गवर्नर जनरल के पद को क्या भारत में जब ब्रिटिश क्राउन का शासन आरंभ हुआ तो क्या इस पद को समाप्त कर दिया गया? तो जवाब इसका होगा कि पद को समाप्त नहीं किया गया। एक ही आदमी गवर्नर जनरल भी थे और एक ही आदमी वायसराय भी थे, ठीक है। जब ये भारत में ब्रिटिश के कह सकते हो कि प्रतिनिधि के रूप में यदि किसी राजे रजवाड़े से किसी प्रकार के वार्ता करते या उनके साथ में कोई संधि या कुछ इस तरह का अगर वार्ता करते, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश क्राउन, तब इनके पद नाम जो होते थे वो वायसराय होते थे। और जब यह काम करते थे एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, यानी भारत के शासक के रूप में जब यह काम कर रहे थे, तो इन्हें कहा जाता था गवर्नर जनरल, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि गवर्नर जनरल के पद को समाप्त नहीं किया गया, ठीक है, बल्कि उस पद में एक और नाम को जोड़ दिया गया और उन्हें कहा गया वायसराय, ठीक है। तो यह बात हम लोग को याद रखना है कि यह काम किया गया। और इसके बाद 1861 जब पहली बार इंडियन काउंसिल एक्ट बना, इंडियन काउंसिल एक्ट जब बना तो इसमें बहुत सारे प्रोविजंस डाले गए, शासन में कई कई नई नई बातें डाली गई, ठीक है, जिसकी एक विस्तृत व्याख्या है। लेकिन अगर इन शॉर्ट कहा जाए कि इनमें से कौन ऐसे बड़े परिवर्तन किए गए, कौन ऐसे बड़ी परिवर्तन किए गए, तो सबसे जो बड़ा परिवर्तन किया गया, सबसे बड़ा जो परिवर्तन किया गया वो ये किया गया
कि भारत में जो अंग्रेजों का शासन गवर्नर जनरल के साथ में जब शुरू हुआ, यानी क्राउन का जब शासन भारत में शुरू हुआ, तब एक काम यह किया गया कि पहली बार कुछ भारतीयों को अतिरिक्त सदस्यों के रूप में गवर्नर जनरल ने, कह सकते हो कि एडिशनल मेंबर्स के रूप में अपने सहयोगी के तौर से शामिल किया। ठीक है, और उसमें अगर हम लोग देखें तो बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव, जबरदस्त नाम। ठीक है, सर दिनकर राव, पटियाला के महाराज और राजा ऑफ बनारस, ये तीन ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें गवर्नर जनरल ने अतिरिक्त सदस्य के रूप में अपने, वो कह सकते हो कि शासन प्रणाली में जोड़ा। इसका मतलब यहां पर यह हुआ कि भारत में पहली बार अंग्रेजों ने जो शासन आरंभ किया उसमें भारतीयों का सहयोग लेना आरंभ किया गया। क्योंकि अगर हम लोग देखें तो क्या हमारा डिमांड था, लोगों का मांग केवल और केवल दो ही तो था। एक क्या था कि सरकार में भागीदारी बढ़ाई जाए, और दूसरा मांग उन लोगों का यह था कि हमारे साथ में भेदभाव न किया जाए। ठीक है, अंग्रेजों ने 1858 में जो इलाहाबाद दरबार हुआ उसमें घोषणा किया गया, बड़ा रिमार्केबल बात है, इसको याद रखिएगा। इस घोषणा के द्वारा उन्होंने इस बात की घोषणा की कि अब जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिस्टम था अब इसे समाप्त कर दिया जाएगा, और साथ ही साथ जो सहायक संधि हम लोग कर रहे हैं ये सहायक संधि भी अब समाप्त हो जाएगी। यानी अब किसी प्रकार का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और सहायक संधि का मामला अब नहीं होगा। और 1861 में एडिशनल मेंबर के रूप में जब 3 सदस्यों को जोड़ा गया, सर दिनकर राव, राजा ऑफ बनारस और पटियाला के महाराज, तो इससे अंग्रेजों ने अपने, कह सकते हो कि नीति में इस बात का उल्लेख कर दिया भारतीयों के समक्ष कि हम भारत के लोगों को अपने शासन में जोड़ना चाहते हैं। तो एक तो बड़े परिवर्तन ये किए गए, यानी एडिशनल मेंबर्स बनाए गए। ठीक है, और एडिशनल मेंबर्स की संख्या जो थी यह निर्धारित किया गया कि 6 से लेकर के 12 के मध्य में रखा जाएगा। चलिए, और एक और चीज अधिकार दिया गया कि इन एडिशनल मेंबरों को जो जोड़ा जाएगा यानी नॉमिनेट किया जाएगा, दे विल बी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर जनरल, ठीक है, ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल के द्वारा ही इन्हें नियुक्त किया जाएगा, जो कि बाद में आपत्ति का कारण भी बना। क्योंकि जब कांग्रेस की खैर भारत, उसकी तो हम लोग चर्चा बाद में करेंगे। अब एक और चीज, एक तो परिवर्तन यह किया गया कि भारतीयों को शासन में जोड़ा गया, दूसरा एक और काम किया गया, एक बड़ी परिवर्तन किए गए। और ये परिवर्तन क्या थे? यह परिवर्तन था कि भारत में जो अंग्रेजों का शासन था उसको एक तरह से डेमोक्रेटिक आइडियाज के रूप में तो डाला ही जा रहा था, लेकिन एक परिवर्तन यह किया गया कि गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई 1861 में। 1861 में गवर्नर जनरल को, ठीक है, यानी 1861 में जब इंडियन काउंसिल एक्ट बना तो अध्यादेश जारी करने का शक्ति दिया गया। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। इस समय हमारे देश में, ठीक है, राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 और राज्यों के राज्यपाल को अनुच्छेद 213 में, ठीक है, इसी प्रकार के अध्यादेश जारी करने का शक्ति दिया गया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 1861 में जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी गवर्नर जनरल को, इसी को हम लोगों ने भारतीय शासन में एक दूसरे रूप में अपनाया। ठीक है, तो अनुच्छेद 123 और 213। तो अब अगर हम लोग से क्वेश्चन पूछा जाए कि पहली बार अध्यादेश जारी करने का साक्ष्य या साइन हमें कौन से एक्ट के द्वारा प्राप्त होता है, तो जबरदस्त जवाब आपका होगा 1861 में पहली बार ऐसा हम लोग देखते हैं कि शासन में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई गवर्नर जनरल को। और अगर तुमसे यह क्वेश्चन एक और मान लो कि पूछा जाए, अध्यादेश होता क्या है? अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश एक प्रकार का तत्कालीन कानून होता है जिसकी अवधि कुछ सीमित समय के लिए होता है। ठीक है, मतलब अगर हम लोग अनुच्छेद 123 और 213 के संदर्भ में यदि देखें तो 6 माह इसकी अधिकतम अवधि होती है। ठीक है, तो एक तो दूसरा पावर यह दे दिया गया कि अध्यादेश गवर्नर जारी कर सकते हैं। एक और परिवर्तन किया गया
और एक और चीज जो कि पूरे भारतीय कह सकते हो कि राजनीतिक व्यवस्था में हम लोग सामने देख सकते हैं, और वो क्या किया गया, तो पहली बार जो शासन के अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे, यानी अलग अलग अंग थे, उसको एक विधिवत पोर्टफोलियो सिस्टम में यानी विभागीय प्रणाली आरंभ किया गया। विभागीय प्रणाली आरंभ करने का जो सबसे पहला कार्य किया गया वो 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट के द्वारा ही किया गया। ठीक है, मतलब यहां पर है कि जिसे हम लोग कहते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम। ठीक है, तो पहली बार पोर्टफोलियो सिस्टम से जो शासन आरंभ हुआ वो कब हुआ, 1861 के द्वारा ही भारत में सबसे पहली बार विभाग बने, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने, और इसी डिपार्टमेंट के आधार पर कार्य आरंभ हुआ। ठीक है, तो ये तो 1861 का इंपॉर्टेंस हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से 1892 में जब भारतीयों ने बहुत मांग किया कि भाई आप लोगों ने भारतीयों को कुछ शामिल भी कर लिया है, शासन भी कर रहे हैं, तो कुछ और राइट दिया जाए। और चूंकि हम लोग को याद रखना चाहिए 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, और कांग्रेस की स्थापना में जो हम लोग देख सकते हैं एक व्यक्ति थे A.O. ह्यूम। ठीक है, इनका बहुत नाम माना जाता है कि ये जो थे ये जबरदस्त मतलब अंग्रेज थे और कूटनीतिज्ञ थे, और ये चाहते थे कि भारत में अंग्रेजों के शासन में सहयोग करे भारतीय लोग। तो 1885 में जो कांग्रेस बना, अखिल भारतीय स्तर पर पहली ऐसी संस्था थी जो कि पूरे भारत का नेतृत्व करने वाला संस्था के रूप में माना जाता है। ठीक है, इससे ठीक पहले 1884 में एक विवाद हुआ था जिसे हम लोग अल्बर्ट बिल विवाद के नाम से जानते हैं। अल्बर्ट बिल विवाद क्या था? तो अल्बर्ट बिल विवाद यह था कि भारत में जो शासन चलाया जा रहा था उसमें एक तरह से कहा जाए कि मतलब एक परिवर्तन करने का प्रयास अंग्रेजों ने किया, और परिवर्तन करने के प्रयास का मतलब यह है कि छोटे से उसमें चेंज ये किए गए कि पहले यह मामला यह था कि अंग्रेज भारतीयों का ट्रायल तो कर सकते हैं, लेकिन भारतीय न्यायाधीश अंग्रेजों का ट्रायल नहीं करेंगे। ये मतलब एक तरह से कहा जाए कि यह व्यवस्था बनाया हुआ था। अल्बर्ट बिल में एक प्रोविजंस ये किया गया कि जिस प्रकार से अंग्रेज भारतीयों के मामले की सुनवाई करते हैं, ठीक इसी प्रकार से भारतीय जज भी यानी भारतीय न्यायाधीश भी अंग्रेजों के मामले की सुनवाई करेंगे। ये प्रोविजंस किया गया, लेकिन इस पर बहुत विवाद हुआ, और इस विवाद के वजह से इस प्रकार के जो आप कह सकते हो कि जो प्रावधान जो प्रोविजंस बनाए गए उसमें परिवर्तन किया गया। और परिवर्तन ये किया गया कि अब आगे से जो भी अंग्रेज कह सकते हो कि मामले की सुनवाई अगर भारतीय जज करेंगे तो वह जूरी के माध्यम से करेंगे, यानी एक जूरी के माध्यम से इस प्रकार की वो सुनवाई करेंगे, और उसमें जो जजेस होंगे, उन जूरी में जो जजेस होंगे वो अंग्रेज भी होंगे। ये जब निर्णय लिया गया तो जो भारतीय के सामने मैंने कि एक अंग्रेजों का जो उदार चेहरा जो नजर आ रहा था, इस अल्बर्ट बिल विवाद के कारण इसमें थोड़ा सा एक तरह से आप कह सकते हैं कि लोगों के अंदर में शंका हुई कि क्या वाकई अंग्रेज उसी प्रकार से उदार हैं जैसा हम लोग सोच रहे थे। तो इसमें एक परिवर्तन हुआ, यानी कि लोगों को लगा कि इस प्रकार से नहीं है। तो बहरहाल 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, और 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो एक अखिल भारतीय चेहरे के रूप में यह सामने आया, और एक परिवर्तन यह किया गया कि 1885 में जो कांग्रेस बनी, इसने अंग्रेजों के सामने संपूर्ण भारतीय कह सकते हो कि जनमानस का जो एक विचार था, जो उनकी मांगे थी, उसको सामने रखने का कार्य आरंभ किया। ठीक है, अब ये जब आरंभ किया इन कार्यों को, तो यहां पर इन्होंने मांग किया कि जो सदस्य
अतिरिक्त मेंबर के रूप में शामिल किए जा रहे हैं, एडिशनल मेंबर्स के रूप में जोड़े जा रहे हैं, इन सदस्यों को एक अधिकार दीजिए कि ये प्रश्न पूछें, डिस्कस करें सदन में। 1892 में अतिरिक्त सदस्यों को एक अधिकार दिया गया और अधिकार यह दिया गया कि यह बजट पर प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन प्रश्न अचानक से नहीं पूछेंगे, बल्कि एक तरह से कहा जाए कि प्रश्न पूछने के लिए इन्हें पूर्व नोटिस देना पड़ेगा। यह तो एक प्रोविजंस किया गया कि प्रश्न भी पूछेंगे और पूर्व में एक नोटिस भी देंगे, और साथ साथ एक और परिवर्तन किया गया, और परिवर्तन यह किया गया कि प्रश्न तो पूछेंगे, लेकिन जितने प्रश्न होंगे इन प्रश्नों के सप्लीमेंट्री क्वेश्चन यानी पूरक प्रश्न नहीं पूछेंगे, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, केवल और केवल प्रश्न पूछेंगे, पूरक प्रश्न नहीं पूछेंगे। तो एक तरह से कहा जाए कि जो भारतीयों का जो मांग था कि प्रश्न पूछा जाए, डिस्कशन किया जाए, उसको पूरा नहीं किया। और दूसरा कह सकते हो कि कांग्रेस का एक और मांग था कि एडिशनल मेंबर्स का जो नॉमिनेशंस किया जाता है, तो इन नॉमिनेशंस की प्रक्रिया को समाप्त किया जाए और मेंबर्स को जो नॉमिनेट किया जाता है उसे इलेक्शंस के द्वारा भरा जाए, यानी इलेक्शंस मेथड से एडिशनल मेंबर्स को शामिल किया जाए। ये मतलब आप कह सकते हैं कि भारतीयों का डिमांड था। ठीक है, जिसे अंग्रेजों ने पूरा नहीं किया। ठीक है, केवल एक छोटा सा आप कह सकते हैं कि मांग को पूरा करने का प्रयास किया गया, और ये किया गया कि अंग्रेज कह सकते हो कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा, यानी सॉरी वो जो एडिशनल मेंबर्स होंगे वो बैठक में जब जाएंगे तो कुछ प्रश्न वो पूछ सकते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, और जब प्रश्न ऐसा पूछेंगे तो इन प्रश्नों की पूर्व सूचना पहले उन्हें देनी होगी, तभी वो प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके बाद डेवलपमेंट्स हुए कई, और कई डेवलपमेंट्स का मतलब यहां पर यह हुआ कि कांग्रेस में विभाजन हुआ, गरम दल नरम दल बने। ठीक है, और 1907 में हम लोग अगर ऐसा देख सकते हैं कि सूरत स्प्लिट हुआ, यानी कि गरम दल और नरम दल के आपस में झगड़े हुए, विभाजन हुआ कांग्रेस में के अंदर में ही, और तब जाकर के हम लोग देखते हैं कि 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट आया, 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट आया। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट को भारतीय आप कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक प्रणाली में क्यों इतना महत्व दिया जाता है, या इसका महत्व क्या था? तो इसका महत्व यह था कि अगर हम लोग देखें तो 1909 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट था, कई प्रावधान इसमें बनाए गए, लेकिन उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोविजंस था, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं कि इसमें सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का व्यवस्था। ठीक है, मतलब है कि प्रोविजंस किया गया कि सांप्रदायिक आधार पर, मतलब है कि निर्वाचन प्रणाली को इन्होंने आंशिक तौर से स्वीकार कर लिया, यानी कि जो कांग्रेस का मांग था उसे स्वीकार कर लिया, और उस समय 5 सीट रिजर्व किए गए, और ये 5 सीट रिजर्व किए गए किसके लिए? तो 5 सीट रिजर्व किए गए मुस्लिम के लिए। यहां तक तो ठीक था, लेकिन एक और व्यवस्था कर दिया गया, ये जो 5 सीट होंगे, यह 5 सीट पर जो वोट करेंगे वह केवल और केवल मुस्लिम ही इन्हें वोट कर सकते हैं। मतलब है कि एक चेंज कर दिया, ठीक है, कि मुस्लिम खड़े भी होंगे और जो वोट देंगे वह भी केवल और केवल मुस्लिम ही होंगे। ठीक है, यह व्यवस्था किया गया। इसके अलावा 6 सीट को रिजर्व किया गया, और ये 6 सीट रिजर्व किए गए जमींदार वर्गों के लिए, और यहां पर भी कर दिया गया ये जो 6 सीट जो होगा इस पर जमींदार वर्ग के लोग खड़े होंगे। ठीक है, और इन्हें वोट भी कौन करेंगे? तो इन्हें वोट भी जमींदार ही लोग करेंगे। ठीक है, और 2 जो रखा गया ये व्यापारिक वर्गों को रखा गया, और यहां पर भी कर दिया गया कि इन्हें भी जब वोट देंगे, ठीक है, तो ये जो बिजनेसमैन है यही लोग वोट करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि करीब करीब, ठीक है, यानी कि 13 सीट ऐसे कर दिए गए कि जिस 13 सीट पर वर्ग विशेष
और धार्मिक आधार पर इसे वर्गीकृत कर दिया गया। ठीक है, और यहां से ही एक तरह से कहा जाए कि अंग्रेजों ने भारत में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी आरंभ की। तो हम लोग को याद रखना है कि मुस्लिम के लिए जो रिजर्वेशंस जो किया गया, रिजर्व सीट जो किए गए, इनकी संख्या कितनी थी? तो इनकी संख्या थी 5। इनकी संख्या थी 5। और ये रिजर्वेशंस विवाद का कारण क्यों बना? इस वजह से कि केवल और केवल इस सीट पर जब भी चुनाव लड़ेंगे तो केवल मुस्लिम लड़ेंगे और वोटर भी जो होंगे वो केवल और केवल मुस्लिम ही होंगे। एक तो 1909 में यह किया गया। दूसरा, यदि भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए कि क्या और परिवर्तन किया गया, ठीक है, तो एक काम यह किया गया कि एक व्यक्ति को, ठीक है, जो गवर्नर जनरल की काउंसिल के जो मेंबर थे, यानी उनके जो कोर कमेटी थी, उसमें एक भारतीय को जोड़ा गया। ठीक है, और सत्येंद्र क्या नाम, एसपी सिन्हा करके एक व्यक्ति थे। ठीक है, एसपी सिन्हा करके एक व्यक्ति थे जिन्हें भारत में गवर्नर जनरल की काउंसिल में ऐड किया गया। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, जो कोर ग्रुप था, उसमें एडिशनल मेंबर्स के रूप में नहीं, एडिशनल मेंबर्स के रूप में तो भारतीयों को शामिल किया ही जा रहा था, और वो तो ये निर्वाचन प्रणाली के द्वारा किया ही जा रहा था, और एडिशनल मेंबर की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ाई जा रही थी। ठीक है, लेकिन एसपी सिन्हा कौन थे? ये गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल है उसमें शामिल होने वाले ये व्यक्ति थे। ठीक है, इसके अलावा ब्रिटेन में जो भारत सचिव वहां पर कार्य कर रहे थे, उनमें एक परिवर्तन यह किया गया कि वहां पर भी 2 भारतीयों को शामिल किया गया। ठीक है, यानी कि भारत में एक व्यक्ति एसपी सिन्हा को गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल किया गया, और साथ ही साथ ब्रिटेन में भी वहां पर जो भारत सचिव थे उनकी काउंसिल में 2 भारतीयों को शामिल किया गया। ठीक है, ये कौन से 2 भारतीय थे? तो एक थे केसी गुप्ता, ठीक है, और दूसरे थे सैयद हुसैन बिलग्रामी। ठीक है, ये 2 व्यक्ति थे जिन्हें ब्रिटेन में जो इंडियन सेक्रेटरी थे उनके काउंसिल्स में इन्हें शामिल किया गया, और भारत में एसपी सिन्हा को गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल किया गया। तो इसका मतलब यहां पर यह हुआ कि 1861 में तो एडिशनल मेंबर के रूप में जोड़ा जा रहा था। ठीक है, बाद में इन मेंबर की संख्या को बढ़ाई गई और भारतीय की संख्या की वृद्धि की गई। ठीक है, लेकिन अभी तक एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ऐसा नहीं किया गया। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, यानी कि इंडियन गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एसपी सिन्हा, ठीक है, को जोड़ा गया। ठीक है, और ये गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जोड़े गए इंडिया में, और ब्रिटेन में जो वहां पर इंडियन जो सेक्रेटरी थे, भारत सचिव जिसको हम लोग देख रहे हैं, जिसकी व्यवस्था 1858 में इलाहाबाद दरबार में किया गया, उनके बारे में सूचित किया गया, तो अब वहां पर भी 2 भारतीयों को जोड़ दिया गया। तो इसका मतलब है ये दोनों जो थे वह एक तरह से कहा जाए कि भारतीयों का वर्चस्व तो नहीं कह सकते, लेकिन यह कह सकते कि उनका धीरे धीरे अंग्रेजों के शासन में उन्होंने पार्टिसिपेशन करने का, उन्हें जोड़ने का कार्य आरंभ किया। एक तो यह हो गया। दूसरा कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली आरंभ की गई 1909 में, और विशेष निर्वाचन क्षेत्र के सिस्टम भी 1909 में आरंभ किया गया। ठीक है, अब इसके बाद जब हम देखते हैं 1919 में एक और परिवर्तन किया गया, और परिवर्तन यह किया गया कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जिसकी नींव 1909 में रखी गई, उसे और विस्तारित किया गया, और अब उन्हें विस्तारित करके, ठीक है, सिख और साथ ही साथ एंग्लो इंडियन, ठीक है, तक विस्तारित कर दिया गया। यानी कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को और अधिक विस्तार करने का प्रयास किया गया 1919 के एक्ट के द्वारा। एक और चेंज किया गया कि गवर्नर जनरल की काउंसिल में, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 1909 में केवल एक भारतीय को शामिल किया गया, तो 1919 में एक की जगह पर अब जो शामिल किया गया, इनकी संख्या बढ़ा करके हो गई 3।
ठीक है, यानी एक्जीक्यूटिव काउंसिल में अब एक नहीं बल्कि अब 3 भारतीय सदस्य होंगे। गवर्नर जनरल इंडिया, भारत की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, यानी भारत में। इसके अलावा एक काम और किया गया, और काम यह किया गया कि 1919 के एक्ट के द्वारा, जिसे हम लोग कहते हैं कि डायरकी सिस्टम लागू किया गया। डायरकी सिस्टम का मतलब यह हुआ कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें कि 2 मतलब प्रकार के विषय इसमें रखे गए, ठीक है, जिसे हम लोग डायरकी सिस्टम कहते हैं, यानी कि 1919 के एक्ट के द्वारा। और ये जो सिस्टम था ये क्या था, तो इसे हम लोग कहते हैं डायरकी सिस्टम। ठीक है, डायरकी सिस्टम क्या था? ठीक है, तो डायरकी सिस्टम को अगर देखा जाए तो ये एक वैसा सिस्टम था जिसमें एक विषय को रिजर्व रखा गया, ठीक है, और दूसरा विषय हस्तांतरित किया गया। एक विषय रिजर्व रखे गए, यानी कि एक विषय को रिजर्व कर दिया गया, और दूसरा जो विषय था इसे हम लोग कहते हैं ट्रांसफर, हस्तांतरित विषय। तो एक रिजर्व और दूसरे ट्रांसफर सब्जेक्ट्स। इससे जो विषय थे जिसमें ऐसा लगता कि कोई इंपॉर्टेंट हो, यानी गृह मंत्रालय से संबंधित या फिर डिफेंस से रिलेटेड या मिलिट्री से रिलेटेड, ये सभी विषय को रिजर्व कर दिया गया। रिजर्व किसके लिए किया गया? तो रिजर्व किया गया गवर्नर जनरल के लिए, यानी गवर्नर जनरल इन विषयों पर साधारण जो भी निर्णय लेंगे वह स्वयं लेंगे निर्णय, इस पर वह किसी से भी चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, और जो ट्रांसफर वाले सब्जेक्ट थे, ये ट्रांसफर वाले सब्जेक्ट जो जिस पर की चर्चा अगर वो चाहते तो वो करते, ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड, किसी तरह का डेवलपमेंट से रिलेटेड, इस प्रकार की जो चीजें थी ये आरंभ किया गया। ठीक है, इन सभी को डाला गया ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसे हम लोग कह सकते हैं कि दोहरी शासन व्यवस्था भी कह सकते हैं इसे हम लोग, या द्वैध शासन प्रणाली भी कह सकते हैं। द्वैध सदनीय नहीं, द्वैध शासन। और ये डायरकी जो शुरू किया गया, ये शुरू किया गया 1919 में स्टेट में। ये कहां शुरू किया गया? 1919 में स्टेट में, और 1935 में, यानी ये जो डायरकी सिस्टम शुरू किया गया 1919 में इन स्टेट, इसे 1935 में यूनियन लेवल पर आरंभ कर दिया गया। यानी कि अब स्टेट की जगह पर यूनियन में डायरकी सिस्टम को शुरुआत किया गया। यानी कुछ विषय रख दिया गया रिजर्व स्वयं के लिए, यानी गवर्नर जनरल उस पर निर्णय स्वयं लेते थे। ठीक है, तो अब मामला यह हुआ कि कुछ ऐसे विषय थे जिसे हस्तांतरित करना चाहिए, जिस पर चर्चा करना चाहिए था। तो 2 प्रकार के विषय सबसे पहले राज्य के गवर्नर के लिए आरंभ किया गया 1919 में, और 1935 में इसे आरंभ कर दिया गया केंद्र यूनियन गवर्नमेंट में, और स्टेट से इसे हटा लिया गया। दूसरा कि बाइकैमरल लेजिस्लेशंस, यानी द्विसदनीय व्यवस्था का आरंभ किया जाना भी 1919 के एक्ट का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को हम लोग देखते हैं। ठीक है, केंद्र में, यानी कि अब 1919 के एक्ट में ये 2 आप कह सकते हैं कि बड़ा परिवर्तन ये किया गया, और साथ ही साथ इसी एक्ट के द्वारा भारत में प्रतियोगिता परीक्षा हो सिविल सर्विसेज के लिए, यह भी निर्णय इसी एक्ट के द्वारा लिया गया। और साथ ही साथ हम लोग जैसे अभी देखते हैं कि सीएजी के बारे में जो हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं, वो भी व्यवस्था इसी एक्ट के द्वारा किया गया। बहरहाल ये एक इंपॉर्टेंट एक्ट था 1919, लेकिन हम लोग ये कह सकते हैं कि 1919 में सांप्रदायिकता जो निर्वाचन प्रणाली थी, इसको और अधिक बल मिला और अधिक इसे बढ़ाने का प्रयास किया गया। अब 1935 का एक्ट आता है, और 1935 के एक्ट में वैसे तो बहुत सारे प्रोविजंस थे, लेकिन हमारे यानी कि अगर हम लोग पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कौन कौन से इसमें इंपॉर्टेंट पक्ष थे। ठीक है, 1935 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया, यह सबसे इंपॉर्टेंट इंडियन काउंसिल एक्ट के रूप में जाना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण इंडियन काउंसिल एक्ट के रूप में जाना जाता है। ऐसा हम ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए इसके बारे में कहा जाता है
क्योंकि 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, यह एक्ट जो बना 1927 में, भारत में जब साइमन कमीशन आया तो साइमन कमीशन का विरोध किया गया। और जब साइमन कमीशन का विरोध किया गया तो आप सभी लोग इसके बारे में याद रखिएगा, इस वजह से किया गया क्योंकि साइमन कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, तो विरोध किया गया। जब विरोध किया गया तो उन्होंने, यानी कि अंग्रेजों ने भारतीयों के सामने एक प्रकार का चुनौती दिया कि क्या आप ऐसा कोई रिपोर्ट बना सकते हैं। तो भारतीयों ने इस चुनौती को पूर्णतः स्वीकार किया, और जब स्वीकार किया तो एक तरह से कहा जाए कि 1900, ठीक है, यानी 29 में, 1927 में जब साइमन कमीशन भारत में आया, इन्होंने इसका विरोध किया, तब जाकर के इन्होंने चुनौती दिया, तो मोतीलाल नेहरू ने इस चुनौती को स्वीकार किया और मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट तैयार करके दिया। परंतु मुस्लिम लीग इससे सहमत नहीं था, तो इस वजह से एक और रिपोर्ट मुस्लिम लीग की तरफ से दिया गया, जिसे जिन्ना कह सकते हो कि के द्वारा यह प्रस्तुत किया गया। और साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हुआ, ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हुआ। तो इसका मतलब यह हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था, यह नेहरू रिपोर्ट, जिन्ना रिपोर्ट और गोलमेज कॉन्फ्रेंस के आलोक में जो अंग्रेजों के सामने एक तरह से कहा जाए जो डिमांड किया गया, या जो उन्हें समझ में आया कि यह स्थिति है, उस आधार पर यह रिपोर्ट को तैयार, उस आधार पर 1935 का एक्ट आया। अब इसमें हम लोग अगर देखें तो क्या क्या इसमें फैक्ट्स हैं 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। तो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्वेश्चंस कभी कभी पूछा जाता है कि इसका भारतीयों ने प्रबल विरोध क्यों किया, क्यों इस एक्ट का ज्यादा विरोध किया गया। इस एक्ट का विरोध इस वजह से किया गया कि इस एक्ट में भारत को एक संघीय देश के रूप में व्यवस्थित करने का तो प्रयास किया गया, यानी संघीय देश के रूप में व्यवस्थित करने का तो प्रयास जरूर किया गया, परंतु इस एक्ट में एक प्रोविजंस दे दिया गया कि जो देसी रियासत हैं, अगर वो चाहते हैं कि वो भारतीय शासन में वो आए, वो जुड़े, ठीक है, यानी इस संघ में यदि जुड़े तो ये उनके इच्छा पर निर्भर है। अगर वो चाहें तो इस संघ में जुड़े और अगर चाहें तो न जुड़े। इसका मतलब यहां पर यह हुआ कि इसके द्वारा एक प्रकार का उन्हें मौका दे दिया गया कि वो चाहे तो जुड़े और चाहे तो न जुड़े। जबकि उस समय के तत्कालीन जो भारतीय नेता थे, यानी स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका ऐसा मांग था कि इन्हें जोड़ना अनिवार्य बनाया जाए, इन्हें जोड़ा जाए भारत में। और यही वजह है कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा ने जब यह निर्णय लिया कि भारतीय राज्य एक संघीय राज्य के रूप में स्थापित किया जाएगा, तो इसमें व्यवस्था किया गया कि नहीं, सभी क्षेत्र यानी कि जितने भी देसी रियासत हैं वो इस संघ के हिस्सा होंगे। तो 1935 के एक्ट में सबसे पहली बार भारत को एक संघीय देश के रूप में स्वीकार करने का कार्य किया गया, लेकिन उस प्रोविजंस की वजह से, जिसकी मैंने अभी चर्चा की, इसकी वजह से इसका विरोध हुआ। दूसरा कि इस एक्ट में जो आप देख सकते हैं कि हमारे शासन में, ठीक है, विभाजन किया गया, केंद्र और राज्य में विषय का विभाजन किया गया। विषय का विभाजन से मतलब यह हुआ कि जैसे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ऐसे लिस्ट जो बनाए गए, ठीक है, तो इस प्रकार के लिस्ट यानी कि यूनियन लिस्ट, ठीक है, या फिर हम लोग जैसे देखते हैं स्टेट लिस्ट, या फिर हम लोग जैसे देखते हैं कंकरेंट लिस्ट, तो इस प्रकार के लिस्ट बना दिए गए, यानी 3 लिस्ट यहां पर बनाए गए, ठीक है, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। तो ये 1935 में शक्ति के विभाजन से संबंधित केंद्र और राज्य में ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया। इसके अलावा इसमें एक और कार्य किया गया, ठीक है, और वो कार्य किया गया कि भारत में
एक फेडरल कोर्ट की स्थापना, भारत में पहली बार एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की बात की गई। इसके अलावा इसमें पूरी तरह से कहा जाए कि आर्टिकल्स थे, इसमें पार्ट थे पूरी तरह से, और शेड्यूल्स भी थे। तो इसका मतलब है कि एक पूरी व्यवस्थित यह शासन था। और कई तरह से यानी भारत में निर्वाचन आरंभ किए जाने का, और साथ ही साथ जैसा हमने पहले बताया कि इसी एक्ट के द्वारा व्यवस्था किया गया कि भारत में अब केंद्रीय स्तर पर 2 सदन जो होंगे, तो यहां पर जो शक्ति का विभाजन जो होगा, और साथ ही साथ द्वैध शासन प्रणाली जिसे हम लोग डायरेक्टी कहते हैं, उसे राज्य की जगह पर अब केंद्र में लागू करने का कार्य किया गया। तो 1935 का अगर एक्ट की हम लोग चर्चा करें तो यह एक्ट जो है यह सबसे बड़ा एक्ट माना जाता है। यदि हम लोग 1773 से 1935 तक के एक्ट की चर्चा करें तो अब 1935 के बाद एक ऑर्डर में कई कार्य हुए, ठीक है। और यहां से जो हम लोग के प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि ऑर्डर्स में जो जो कार्य हुए उससे रिलेटेड जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कई तरह के प्रश्न यहां से हम लोग को आ सकते हैं। क्या क्या आ सकते हैं यार? तो 1935 के एक्ट के आधार पर, यानी 1935 का जब एक्ट आया, इसके आधार पर ही 1937 में चुनाव हुए। यानी 1935 के एक्ट के आधार पर भारत में 1937 में चुनाव कराए गए, ठीक है। और ये जो 1937 में चुनाव कराए गए, तो इस चुनाव में 5 राज्य में, याद रखिएगा, 5 राज्य में कांग्रेस की स्थापना, यानी कि कांग्रेस का शासन इस जगह पर बना, ठीक है। अब ये कौन कौन से रियासत थे जहां पर कांग्रेस का शासन स्थापित हुआ? तो एक था इसमें मद्रास, दूसरा था इसमें जिसे हम लोग कहते हैं उड़ीसा, अभी उड़ीसा है लेकिन उस समय उड़ीसा था। और तीसरे कौन थे? तो तीसरे हम लोग अगर देखें तो बिहार था, ठीक है। चौथा अगर हम लोग देखें तो यूनाइटेड प्रोविंस, यानी कि यूपी जिसको लोग बोलते हैं, और एक था जिसे हम लोग कहते हैं मध्य प्रांत। तो 5 जगह पर कांग्रेस का शासन स्थापित हुआ। तो ये 5 जगह कौन कौन थे? मद्रास, उड़ीसा, बिहार, ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस और साथ साथ मध्य भारत। तो 5 जगह पर कांग्रेस का शासन स्थापित किया गया। लेकिन 3 और जगह पर कांग्रेस ने मिलीजुली सरकार बना ली। तो इस तरह से जब सरकार हुई तो अब हम लोग को अगर प्रश्न में पूछा जाए कि कांग्रेस की सरकार 1937 के चुनाव के बाद कितने राज्य में स्थापित हुई, तो जवाब होगा 5। मिलीजुली सरकार यानी कि कई दलों से समझौता करके जो सरकार बनी, इसकी संख्या मानी जाती है 8। टोटल चुनाव कितने हुए? तो टोटल चुनाव हुए 11 रियासत में। तो 11 रियासत में 5 रियासत पर कांग्रेस ने अपने दम पर सरकार बनाई, 3 रियासत में कांग्रेस ने मिलीजुली सरकार बनाई, ठीक है, और 3 राज्य में अन्य दलों की सरकार की स्थापना हुई। तो इस प्रकार से यह चुनाव संचालित हुआ। और इसके बाद भारत में आप कह सकते हैं कि जैसे जैसे यह शासन आगे बढ़ा तो सेकंड वर्ल्ड वॉर की जब स्थिति उत्पन्न हुई, तब अंग्रेजों ने बिना भारतीयों से परामर्श किए इस वार में भारत को भी शामिल कर लिया, जिसका विरोध भारतीयों के द्वारा किया गया। और जब यह विरोध किया गया तो करीब करीब 28 माह के बाद, यानी शासन स्थापन के 28 माह के बाद, सभी के सभी कांग्रेस की जो सरकार थी, कांग्रेस के नेतृत्व में जो सरकार थी, वह त्यागपत्र दे दिया। कितने महीने के बाद त्यागपत्र दिया? तो हम लोग को याद रखना है कि यह त्यागपत्र दिया गया 28 माह के बाद, यह त्यागपत्र दे दिया गया। और इस त्यागपत्र के बाद यानी कि एक तरह से कहा जाए कि प्रबल विरोध किया गया। और विरोध इस बात का किया गया कि बिना भारतीयों के परामर्श के अंग्रेजों ने किस प्रकार से भारतीयों को एक तरह से कहा जाए कि
सेकंड वर्ल्ड वॉर में लगाया। अब यहां से कुछ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से प्रश्न आते हैं। क्या ऑर्डर से आता है यार? तो सबसे पहले हम लोग को याद रखना है कि 1937 का चुनाव हुआ। 28 माह के बाद कांग्रेस के नेतृत्व में जो 5 राज्य में जहां पर कांग्रेस का शासन था और प्लस 3 वैसे जहां पर मिलीजुली सरकारें कांग्रेस की बनी थी, उसने त्यागपत्र दे दिया। और तब जाकर के 1940 में एक प्रस्ताव लाया गया। और यह प्रस्ताव को हम लोग क्या कहते हैं? तो 1940 में जो प्रस्ताव लाया गया, इस प्रस्ताव को हम लोग कहते हैं अगस्त रेजोल्यूशंस। ठीक है, इस प्रस्ताव को हम क्या कहते हैं? तो इस प्रस्ताव को हम कहते हैं अगस्त रेजोल्यूशंस। और अगस्त रेजोल्यूशन जब लाया गया तो ये कौन थे उस वक्त में भारत के गवर्नर जनरल? तो ये थे लॉर्ड लिंथगो। ठीक है, तो ये गवर्नर जनरल के नेतृत्व में 1940 में अगस्त रेजोल्यूशन आया, जिसमें कई तरह के कह सकते कि प्रस्ताव रखे गए। इन प्रस्तावों में कुछ ऐसे भी प्रस्ताव रखे गए कि भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, औपनिवेशिक जो गणराज्य का दर्जा दिया जाएगा। हालांकि भारत ने इसको स्वीकार नहीं किया गया। इसके बाद 1942 में उस समय के ब्रिटेन में जो युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य थे, ध्यान से मेरी बात को सुनते जाइएगा, उस समय ब्रिटेन में युद्ध मंत्रिमंडल के जो सदस्य थे, इनका नाम था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। इन्हें भेजा गया और इस मिशन का नाम था क्रिप्स मिशन। ठीक है, और यहां पर एक और चीज को ध्यान से याद रखिएगा, यदि यह क्वेश्चन पूछा जाए कि इनसे वार्ता करने वाले कौन थे, तो इनसे जो वार्ता करने वाले जो भारतीय कह सकते हो कि नेता थे, ठीक है, तो अधिकृत जो कांग्रेस के ऑथराइज जो पर्सन थे जो क्रिप्स मिशन से चर्चा किया, उनमें 2 व्यक्ति थे। एक थे जवाहरलाल नेहरू और दूसरे व्यक्ति थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि 1942 में जो स्टैफोर्ड क्रिप्स मिशन आया था, तो उसमें कांग्रेस के अधिकृत जो वार्ताकार थे वो कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद। 1942 के जो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स का जो मिशन था, उसमें कई तरह की बातें कही गई। ठीक है, ये भी मिशंस आप कह सकते हो कि कई प्रकार से चर्चा, यानी भारत को डोमिनियन स्टेटस देने की बात की गई। और यह पहला कमीशन था जिसने थ्योरेटिकली यानी आधिकारिक रूप से इस बात को स्वीकार किया कि भारत में अब डोमिनियन स्टेटस के जैसी कोई बात नहीं की जाएगी और पावर ट्रांसफर होगा, यानी सत्ता का हस्तांतरण होगा। इस बात को स्टैफोर्ड क्रिप्स मिशंस ने सबसे पहली बार स्वीकार किया। ठीक है, इसके बाद यानी 1942 के स्टैफोर्ड क्रिप्स मिशंस के बाद दोबारा फिर से एक चर्चा शुरू हुई, और यह चर्चा शुरू हुई 1945 में। और 1945 में वेबल्स यानी कि जो गवर्नर जनरल थे, उन्होंने वेबल प्लान लाया। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग देखें तो वेबल प्लान आया, और 1945 में ही वेबल प्लान के बाद 1945 में ही शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ। यानी इससे हम लोग थोड़ा सा अगर ऐसे ऑर्डर में लिखते जाएं, ठीक है, कि सबसे पहले क्या हुआ? तो सबसे पहले हुआ अगस्त रेजोल्यूशंस। अगस्त रेजोल्यूशंस कब हुआ? 1940 में। दूसरा अगर हम लोग देखें तो क्रिप्स मिशन, और ये क्रिप्स मिशन भारत में कब आया? तो 1942 में। और तीसरा अगर हम लोग देखें तो वेबल प्लान, ठीक है, ये गवर्नर जनरल थे, और ये कब हुआ?
1945 में, और इसके बाद शिमला कॉन्फ्रेंस, दोनों 1945 में हुआ था, लेकिन एक मार्च और दूसरा जून, ठीक है। तो ये हुआ 1945 में। तो ये एक ऑर्डर आया, और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि तब जाकर के भारत में एक कमीशन आई जिससे हम लोग कहते हैं कैबिनेट कमीशन। और कैबिनेट कमीशन कब आया? तो 1946 में। तो कई बार क्वेश्चंस में आपको इस तरह के ऑर्डर में सजाने के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि कब कौन सी घटना कब हुई। तो इसको याद रखना है कि इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है वेबल प्लान्स और शिमला कॉन्फ्रेंस। वेबल ने अपनी कई तरह की योजनाएं रखी, ठीक है, जिसमें कि भारत में सत्ता हस्तांतरण से पहले क्या क्या किया जाएगा और क्या क्या स्टेटस दिया जाएगा, ठीक है, ये सारी बातें। हालांकि वो बात पूरी तरह से विफल हो गई। इसके बाद शिमला कॉन्फ्रेंस बुलाया गया और शिमला कॉन्फ्रेंस में चर्चा किया, लेकिन ऑल पार्टी मीटिंग ये तो थी, कई पार्टी ने इसका विरोध किया, इस वजह से ये कॉन्फ्रेंस पूरी तरह से फेलियर माना जाता है। और तब जाकर के 1946 में कैबिनेट कमीशन भारत में आया। अब ये जो कैबिनेट कमीशन आया, ये कैबिनेट कमीशन उस प्रकार से चर्चा कर रहा था कि अब सीधा सीधा पावर ट्रांसफर होगा, और पावर ट्रांसफर के लिए कैबिनेट कमीशन से हम लोगों को कुछ क्वेश्चन मिल जाना चाहिए। सबसे पहली बात, कैबिनेट कमीशन ने भारत में रेकमेंड किया कि भारत में एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाए, अंतरिम सरकार का गठन, ठीक है। और दूसरा इसने रेकमेंड किया कि भारत में एक संवैधानिक सभा का गठन किया जाए। यानी कैबिनेट कमीशन का दो रिकमेंडेशन था, भारत में एक अंतरिम सरकार बन जाए और संवैधानिक सभा का गठन किया जाए जो भारतीय संविधान का निर्माण करे। ठीक है, यानी दो रिकमेंडेशन इसके थे। अब यहां से एक और क्वेश्चन हम लोग को मिल सकता है कि कैबिनेट कमीशंस में कितने लोग थे। ठीक है, तो कैबिनेट कमीशंस में कुल सदस्यों की संख्या जो थी ये कितनी थी? तो ये सदस्यों की संख्या थी 3। ये कौन कौन सदस्य थे? तो इनमें से अगर देखा जाए तो कैबिनेट कमीशंस में, यानी कि अगर देखा जाए तो कैबिनेट कमीशन में 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो इनके चेयरमैन थे ये थे सर पैट्रिक लॉरेंस। नए स्लाइड्स में इसको लिख देते। ठीक है, यानी कैबिनेट कमीशन तो इस कैबिनेट कमीशंस में का जो गठन किया गया इसमें कौन थे? तो चेयरमैन थे सर पैट्रिक लॉरेंस। और सर पैट्रिक लॉरेंस क्या थे? तो ये थे इस कमीशन के चेयरमैन थे। ठीक है, इसके अलावा एक व्यक्ति थे स्टैफोर्ड क्रिप्स और एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था एवी अलेक्जेंडर। तो कैबिनेट कमीशन जो था ये कितने सदस्य था? तो ये 3 सदस्यीय आयोग थी। सर पैट्रिक लॉरेंस चेयरमैन थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स मेंबर थे और एवी अलेक्जेंडर्स ये इसके मुख्य आप कह सकते हैं कि सदस्य के रूप में थे। और जैसे हम लोग देखते हैं कि इनका रिकमेंडेशंस क्या था, तो इनका रिकमेंडेशंस था अंतरिम सरकार का गठन करना। इनका रिकमेंडेशन था संविधान सभा का गठन किया जाए जो भारत में अंतरिम शासन स्थापित करे। ठीक है, अब एक और चीज को यहां पर हम लोग देखते चले कि जब यह कार्य किया गया, यानी इस तरह के जब सरकार के गठन के बारे में जब बात की गई, तो जुलाई 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए चुनाव कराए गए। और ये जो चुनाव कराए गए, यह चुनाव एक प्रकार से कहा जाए
कि प्रत्यक्षता ना होकर के परोक्ष रूप से था। परोक्ष इस मामले में कि जो संविधान सभा के निर्माण के लिए जो सदस्यों का चयन किया जाना था, उसका एक प्रपोजल यह था कि वैसे जगह से लाया जाए कि जहां पर यह सदस्य का निर्वाचन आम जनता से ना होकर के एमएलए के द्वारा निर्वाचित किया जाए। ठीक है, तो इस वजह से हर 10 लाख की आबादी पर, यानी एक तरह से कहा जाए कि 1 मिलियन, एक सदस्य का चुनाव होगा। हर 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य का चुनाव होगा और इन्हें एमएलए के द्वारा निर्वाचित किया जाएगा। ठीक है, तो व्यवस्था यह रखा गया कि जुलाई 1946 में चुनाव हुए और इस चुनाव में कुल जो सदस्यों की संख्या जो आई, ये सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो इसमें 389 मेंबर, ठीक है, पूरी तरह से कहा जाए कि निर्वाचन करने के लिए व्यवस्था किया गया। अब ये तो 389 मेंबर कहां कहां से आए, तो इसको थोड़ा सा हम लोग बढ़िया से देख लें, क्योंकि ये क्वेश्चंस अक्सर हम लोग से गलती होता है और छूटता है। तो यहां पर हम लोग को याद ये रखना है कि संवैधानिक सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, संवैधानिक सभा में कुल कितने मेंबर, तो जो अनुपात रखा गया था कि हर 10 लाख की आबादी पर एक मेंबर होंगे, तो कुल मेंबर इसमें थे 389। कुल मेंबर कितने थे? 389। इस 389 मेंबर में 292 मेंबर जो थे, 292 जो सदस्य थे, ये 292 सदस्य कहां से थे, तो यह ब्रिटिश रियासत से थे, 292 सदस्य। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो जो 4 सदस्य थे, ये कहां से थे, तो ये थे ब्रिटिश कमिश्नरी से थे। ठीक है, 4 सदस्य, और 93 सदस्य, 93 मेंबर्स, ये कहां से थे, तो ये थे देसी रियासत से, ये थे देसी रियासत से। तो अब ये हो गया कि टोटल मेंबर कितने हो गए, तो टोटल मेंबर हो गए 389। 292 सदस्य कहां से थे, तो ब्रिटिश रियासत से। 4 सदस्य कहां से थे, तो ब्रिटिश कमिश्नरी से। और 93 सदस्य कहां से थे, तो देसी रियासत थे। तो ये मिलाकर के टोटल मेंबर्स हो गए 389। ठीक है, अब ये जो 389 मेंबर थे, ये संयुक्त भारत के थे। संयुक्त भारत का मतलब ये हुआ कि वो पूरे भारत के इलाके के थे। ठीक है, तो अब ये घटना कब की घट रही है भाई, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो गठन हुआ, ये हुआ जुलाई 1946 में। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस समय संयुक्त भारत की चर्चा हो रही थी। ठीक है, जब भारत पाकिस्तान के विभाजन की बात आई, जब भारत पाकिस्तान का विभाजन करा दिया गया, ठीक है, तो सदस्यों की संख्या घट गई। 389 में से भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद इन सदस्यों की संख्या कम होकर के कितनी हो गई, तो ये कम होकर के हो गई 299। ठीक है, ये कम होकर कितनी हो गई, तो 299 हो गई, जो पहले 389 थी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कितने सदस्य चले गए, तो इसमें 90 सदस्य जो थे, यह विभाजन के बाद पाकिस्तान के एरिया में चले गए। 389 मेंबर जो आप चर्चा करते हैं, ये कब के थे, तो ये संयुक्त भारत के थे। ठीक है, और ये घट करके हो गए 299। ये तो हो गया संविधान सभा की चर्चा। लेकिन इसी समय एक और काम किया गया, और काम यह किया गया कि 2 सितंबर 1946 को, ध्यान से याद रखिएगा, 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। 2 सितंबर 1946
1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अंतरिम सरकार का मतलब काम चलाओ सरकार, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने रिकमेंड ही किया था, तो अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इस अंतरिम सरकार में टोटल मेंबर्स कितने थे, तो यहां पर याद रखना है 15 मेंबर थे टोटल। 15 मेंबर में एक तो क्या थे, ठीक है, तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन, गवर्नर जनरल, और दूसरे इसमें जो व्यक्ति थे ये कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू। और ये किस रूप में थे, तो ये तो थे अध्यक्ष, ये चेयरमैन थे। तो जवाहरलाल नेहरू किस रूप में शामिल हुए थे, तो ये थे उपाध्यक्ष के रूप में, ठीक है। और 13 अन्य सदस्य थे जो मंत्री परिषद में थे, अन्य अन्य विभागों को ये देख रहे थे, ठीक है। लेकिन यहां पर याद रखिएगा कि इस 15 सदस्यीय मंत्री परिषद में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई थी। आरंभ में 15 मंत्री परिषद के जो सदस्य 2 सितंबर 1946 को अंतरिम मंत्री परिषद का गठन किया गया, इसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं थी। बाद में मुस्लिम लीग इसमें शामिल हुई, ठीक है, बहुत बाद में इसमें मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट किया, यानी कि इसमें शामिल हुआ। अब एक तो ये मामला हुआ, इसके बाद कार्य आगे बढ़ा और फिर हम लोग देखते हैं कि भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ और आपका दो नेशंस, भारत और पाकिस्तान, दो राष्ट्र बने। अब यहां से हम लोग थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करें और एक और चर्चा हम लोग करें कि जब भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ तो फिर से अंतरिम मंत्री परिषद का गठन किया गया, और अंतरिम मंत्री परिषद का जब गठन भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद किया गया, तो एक चीज केवल ध्यान देने लायक है जिसको एकदम नोट में रखिएगा, और वो ये कि दोबारा जब अंतरिम मंत्री परिषद गठन किया गया 1947 में, तो कुछ दिनों के लिए यानी 1 माह के लगभग के लिए लॉर्ड माउंटबेटन ही चेयरमैन थे। इसके बाद इसके चेयरमैन हुए सी राजा गोपाल आचार्य। यानी दूसरी बार जब अंतरिम मंत्री परिषद का गठन हुआ तो कुछ दिनों के लिए अध्यक्ष के पद पर लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। बाद में सी राजा गोपालाचार्य हुए, जिन्हें भारत का प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में जाना भी जाता है, ठीक है। और उपाध्यक्ष जिस तरह से पहले वाले में जवाहरलाल नेहरू थे, तो दूसरे में भी वही हुए, और साथ ही साथ जो दोबारा मंत्री परिषद का गठन किया गया तो उसमें भी सदस्यों की संख्या 15 ही रखी गई, जैसा कि पहले था। अब हम लोग यहां पर थोड़ा सा ध्यान दें कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चर्चा आरंभ हुआ, और ये क्वेश्चन जो कि हम लोग सभी को एक बार केवल रिवीजन मात्र कर देना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित किया गया। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित किया गया, और यह जो बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित किया गया, इसकी अध्यक्षता, ठीक है, किसने किया था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने इसकी अध्यक्षता किया था, क्योंकि उस समय उस बैठक में सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर ये थे, सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर ये थे। और बैठक आयोजित कहां किया गया था, तो बैठक आयोजित किया गया था दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली जिसको हम लोग आज के डेट में कहते हैं, मतलब कि जो पार्लियामेंट है दिल्ली 2 भाग में है, नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली। तो ये बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई, और आज के जो पार्लियामेंट का जो सेंट्रल हॉल है, जिसे उस समय लाइब्रेरी के रूप में कह सकते हो कि जाना जाता था, उसी सेंट्रल हॉल में ये बैठक आयोजित की गई। अध्यक्षता किया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। जबकि 11 दिसंबर 1946 को फिर से बैठक आयोजित की गई, और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का अस्थाई अध्यक्ष के रूप में चुना गया। परमानेंट चेयरमैन के रूप में इसी दिन मनोनीत किया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, तो कब किया गया? 11 दिसंबर 1946 को। और संविधान निर्माण का कार्य आरंभ हुआ 13 दिसंबर 1946 को। संविधान निर्माण का काम शुरू हुआ 13 दिसंबर 1946 को, क्योंकि इसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में कौन सा प्रस्ताव रखा था? तो हम लोग को एकदम याद रखना है कि इसी दिन जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिससे हम लोग कहते हैं, यानी उद्देशिका प्रस्ताव, जिससे हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस, यह ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस इन्होंने प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस किसने लाया था? उद्देशिका प्रस्ताव, तो यह लाया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, और इसी प्रस्ताव को अगले वर्ष यानी 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया और संविधान निर्माण का कार्य आरंभ हुआ। संविधान सभा में कई समितियां थी, अलग अलग समिति को अलग अलग कार्य किया गया था। जैसे सेंट्रल कह सकते हो कि यानी केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे। इसी तरह से राज्य स्तरीय शासन के लिए जिसे हम लोग कहते हैं सरदार पटेल अधिकृत थे। कई ऐसी सभाएं बनाई गई। तो जो ये सभा अलग अलग बनी, इन सभाओं का अलग अलग दायित्व था, अलग अलग जिम्मेदारी थी। लेकिन जैसे हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम लोग फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी भारतीय संविधान के पितामह का इनको दर्जा दिया जाता है। तो भारतीय संविधान का पितामह कहे जाने के पीछे क्या कारण है? ठीक है, तो भारतीय संविधान का पितामह कहे जाने के पीछे कई कारण हम लोग देख सकते हैं। एक तो सबसे बड़ा कारण अगर हम लोग देखें तो वो ये है कि पूरा संविधान सभा जो बना, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कमिटी थी, जिसे हम लोग, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमिटी, प्रारूप समिति के नाम से जानते हैं, उसको एकदम बड़ा जबरदस्त है। याद रखिएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम लोग भारतीय संविधान का पितामह कहते हैं, क्योंकि यह किसके चेयरमैन थे? तो यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, अर्थात यह ड्राफ्टिंग कमेटी के ये चेयरमैन थे। ये ड्राफ्टिंग कमेटी के ये चेयरमैन थे। और जो ये ड्राफ्टिंग कमेटी बना था, इस ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल कितने सदस्य थे? तो याद रखना हम लोग को होगा कि ये सदस्य की संख्या कितनी थी? तो ये सदस्य थे 7। और कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये 7 सदस्य कौन कौन थे? तो अगर हम लोग इनके नाम को देखें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, ये तो चेयरमैन ही थे। इसके अलावा थे A.K. अय्यर, ठीक है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं तो एक मेंबर थे K.M. मुंशी। इसके अलावा हम लोग देखते हैं N. गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं N. माधव राव, और एक और थे जिन्हें हम लोग देखते हैं T.T. कृष्णा चारी, और एक और व्यक्ति थे जिन्हें हम लोग देखते हैं मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। अब तुमसे क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि अध्यक्ष सहित अध्यक्ष रहित। तो यहां पर तुम देख रहे हो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या थे? तो यह ड्राफ्टिंग कमेटी के ये चेयरमैन थे, यानी प्रारूप समिति के चेयरमैन थे। कौन चेयरमैन थे यार? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और
A.K. अय्यर, के मुंशी, N.G. अयंगर, N. माधव राव, T.T. कृष्णमाचारी और मोहम्मद सादुल्ला, ये सभी सदस्य थे। ये कमेटी बड़ी इंपॉर्टेंट कमेटी थी, क्योंकि विभिन्न जो समितियां बनाई गई थी, इन समितियों के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के जिसको हम लोग कह सकते हैं रिकमेंडेशन जब आया, अलग अलग प्रकार के जो रिकमेंडेशंस आया, उन रिकमेंडेशंस को संवैधानिक एक तरह से कहा जाए कि पूर्ण दर्जा दिया, संवैधानिक राइटिंग में इसको जो लिखा जाने का काम जो किया, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में इसी ड्राफ्टिंग कमेटी ने किया था। तो संविधान में जिन शब्दों को हम देखते हैं वो B.R. अंबेडकर के ही शब्द हैं, यानी कहा जाए कि फाइनलाइज इन्होंने किया, चेयरमैन ये थे, तो इस वजह से इन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग कहते हैं। अब एक और हम लोग पॉइंट को देखें कि ये सब तो काम इन्होंने क्या ही किया। अब संविधान सभा में कई बार क्वेश्चन आता है कि ये रीडिंग क्या होता है, ये रीडिंग क्या था। तो देखो, प्रारूप समिति ने जब प्रारूप बनाया तो इसे संविधान सभा के समक्ष डिस्कस करने के लिए रखा, और फर्स्ट रीडिंग जिसे वाचन कहा जाता है, तो फर्स्ट रीडिंग कब हुआ संविधान का, जिसे हम लोग कहते हैं वाचन, ठीक है। तो ये हुआ, सबसे पहला था 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948। सेकंड रीडिंग जो हुआ, यानी सेकंड रीडिंग जब इसकी आरंभ हुई, इसको हम लोग वाचन कहेंगे, ये आरंभ हुआ 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। और जो थर्ड रीडिंग था, ठीक है, जिसे हम लोग फिर से वाचन शब्द से संबोधित करेंगे, और ये कब से था, तो ये था 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949, ठीक है। पहला 4 नवंबर से 9 नवंबर, दूसरा 15 नवंबर से 17 अक्टूबर, और तीसरा 14 नवंबर से 26 नवंबर। अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि सबसे लंबा वाचन कौन सा चला यार, तो सबसे लंबा वाचन था सेकंड रीडिंग, ठीक है। सेकंड रीडिंग सबसे लंबा वाचन था, और थर्ड जो था वो 26 नवंबर को खत्म हुआ। अब यहां पर हम लोग इस डेट को थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि 26 नवंबर को यह वाचन समाप्त हुआ, और इसी दिन 26 नवंबर 1949 को ही संविधान सभा ने भारतीय संविधान को स्वीकृत किया, और कहते हैं कि इसे न केवल स्वीकृत किया बल्कि इसे अपनाया, और इसी दिन 16 अनुच्छेद को इसी दिन लागू भी किया गया। कितने अनुच्छेद लागू किए गए, ठीक है, तो आपको ध्यान में यहां पर याद रखना है कि 16 अनुच्छेद इसी दिन लागू किए गए। तो 16 अनुच्छेद इस दिन लागू किए गए, और साथ ही साथ, ठीक है, इस दिन संविधान को स्वीकार कर लिया गया। इसी वजह से हर वर्ष हम लोग अगर देखें तो 26 नवंबर को विधि दिवस या संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर को हर वर्ष विधि या संविधान दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखा जाए, और कल हम लोग इसके बारे में कुछ और चर्चा करते हैं। धन्यवाद।